ओके, शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है पिछली क्लास से? नहीं सर। मैं बहुत लेट हूँ क्या? हाँ, हेलो 5 मिनट काफ़ी होता है। सर, मैंने ना आपकी वीडियोस देखी कौन सी? यूट्यूब पे। ओके। सर, आपने कटिंग नहीं की, बहुत बुरा लगा मुझे। क्या चीज़ नहीं काटा मैंने? सर, ये भी काट देना प्लीज, ये थोड़ा सा जो स्टार्टिंग का है। मतलब मैं समझा नहीं। आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी? सर, स्टार्टिंग का डिस्कशन मतलब एक दो जगह। यूज कर रही है आज की डेट में इस कंपनी स्मार्ट। ओके, रुको कोई इसका बात नहीं सर, वो यार, सब कुछ ही मतलब सबका ही। अरे नहीं सर, एक जगह था डिस्कशन था बस वो। और सर, एक चीज पूछनी थी मेरे को कि ना, जैसे जैसे सर आपने मेरे को बोला था कि ये चलेगा नहीं क्योंकि इसमें कोर्सेज नहीं है, मतलब कोई ऐसा कोर्स करना जरूरी है कि उसमें सर्टिफिकेट हो? नहीं, मैं समझा नहीं मेरे- किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है। क्या नहीं चलेगा क्योंकि कोर्सेज नहीं है? सर, वो मैंने रिज्यूमे भेजा था ना आपको। ओके ओके, सर्टिफिकेशन की बात नहीं है। कोर्स वर्क आपने कॉलेज में कौन से कोर्स किए हैं? कॉलेज में आपके कॉलेज में सब्जेक्ट्स तो क्या थे? सब्जेक्ट्स में वो कोई तो प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ किया है? अच्छा, प्रोजेक्ट्स। हाँ, वो उससे कोर्स और उससे सर्टिफिकेशन की बात नहीं थी वो। बाकी हम इस पर बात करते हैं, सीवी बात। हाँ सर, लास्ट में करते हैं। ठीक है। ओके, आज 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और देख लेते हैं कोडिंग शुरू करने से पहले। आज हम लोग बात करेंगे इसकी एक चीज़ होती है फीचर इम्पोर्टेंस और फीचर सिलेक्शन। तो सबसे पहली बात कि फ़ीचर क्या होता है, हम लोग इसके बारे में शुरुआत से बात करते आए हैं। तो फ़ीचर हमारे वो थे जो भी हमारे पास कोई भी डेटा था तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जिसको हम लोग कॉलम्स भी कहते थे। जब मशीन लर्निंग में जब कोई चीज़ जा रही है, जो कॉलम्स हैं, तो वही हमारे फीचर्स थे। हमने इसके बारे में जब शुरुआत में बात करी थी, जब पढ़ना शुरू किया था, तो निकला था कि जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के फ़ीचर्स कैसे हो जाएंगे हमारे। तो वो हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा, कंपनी नेम हो जाएगा, नंबर ऑफ़ कैमरास हो जाएंगे, ठीक है, फिर चार्जिंग पोर्ट हो जाएगा और साइज़ हो जाएगा। 3G 4G और 5G भी आ गया है, किसको सपोर्ट करता है ये चीज़ हो जाएगी। और क्या होगा, और कैमरा सेंसर साइज़ हो जाएगा, प्रोसेसर। प्रोसेसर हो जाएगा, कौन सा चल रहा है। तो इस तरह हमारे पास कोई भी जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, उन्हीं को हम लोग फीचर्स कहते हैं। हम लोगों ने जब अभी आयरिस वाला डेटा सेट देखा था तो आयरिस वाले डेटा सेट में हमारे पास हर फ्लावर की 4 प्रॉपर्टीज़ मिली थी हमें। वो थी पेटल लेंथ, ठीक है, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ। तो वहाँ पर हमें जो 4 प्रॉपर्टीज़ मिली थी वो यहाँ पर इसके फीचर्स हो गए थे, ठीक है। ये सब हमारे फीचर्स थे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। जब हम लोगों ने बॉस्टन हाउसिंग वाला किया था तो उसमें हमारे पास 12 फीचर्स थे, 13 फीचर्स थे। कि नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं, वहाँ से दूरी कितनी है बिजनेस सेंटर्स की, वहाँ पर स्कूल कितना है, स्कूल का पीपल रेशियो कितना है, पीपल टीचर रेशियो कितना है। ओके, ये सब चीज़ें थी। हेलो सर। हाँ, सर आपकी थोड़ी वॉइस सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा वॉइस को बढ़ा देंगे, थोड़ा वो वॉल्यूम। बाकी सबको ये दिक्कत आ रही है? वॉल्यूम तो हाई ही लग रहा है। बढ़ा क्यों नहीं रहा है? चेक चेक चेक। ओके,
अभी ठीक है? हाँ सर हेलो। ठीक है, पहले भी वैसे ठीक है, ना बेटर है। ओके, ठीक है। सर तो हम आपसे लोग ये पूछो फीचर्स, अभिषेक को, मेरे तो पहले शेख अब बता ही नहीं रहे। वो प्रॉब्लम दे के चला गया। चलो ठीक है। ओके, तो यही हम लोग फीचर्स, तो और इसी इसी फीचर्स को हम लोग जब अपना एसकेएलएन में जाते हैं तो हम लोग एक्स और वाई करते हैं, तो ये एक्स मेरे फीचर्स हो जाते हैं और वाई मेरे लेबल्स या फिर आउटपुट। लेबल्स हो जाएंगे अगर क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, और रिग्रेशन वाली प्रॉब्लम है तो उसका जो भी आउटपुट होगा वो चीज़ हम करना चाहते हैं। अब जो बात करना चाह रहे हैं, तो पहली बात है कि फीचर इंपॉर्टेंस की बात क्या है कि ना, अगर हमें किसी तरह से पता चल जाए, जैसे ये जो 4 वाला केस था, आइरिस वाला केस था, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ का, तो इसमें हमने देखा था कि जो हमारी सेपल लेंथ और विड्थ थी, इसने एक झटके में हमें बता दिया था कि ये पर्टिकुलर, मतलब कि इसको जब हमने प्लॉट किया था ऐसे, तो हमारे जो सेटोसा वाले फ्लावर थे वो सब नीचे थे और बाकी सब ऊपर थे। तो इस सेपल, ये क्या थे हमारे पास, ये थे हमारे पास सेपल लेंथ और सेपल विड्थ। इनकी वजह से हम बहुत इजीली अपना क्लासिफिकेशन कर सकते थे। ऐसे ही याद करो कि जब हम लोग वो बॉस्टन हाउसिंग वाला डेटा सेट कर रहे थे, तो बॉस्टन हाउसिंग वाले डेटा सेट में हमारे साथ क्या हुआ था कि हम लोगों ने एक बार क्या किया था कि बहुत सारा डिफरेंट फीचर्स को टेस्ट किया, मतलब कि एक एक कॉलम ऐड करते गए थे, और हमने देखा था कि जो छठे नंबर का कॉलम था, तो छठे नंबर के कॉलम से मेरी एक्यूरेसी जो थी, एक्यूरेसी नहीं, वहां पर हम लोग क्या चेक कर रहे थे, आरएमएससी और आर स्क्वायर्ड। आरएमएससी और आर स्क्वायर्ड जो वैल्यूज थी, ये इनमें मेरा हाई जंप हो रहा था, मतलब ड्रास्टिक जंप था। फिर हमने जब उससे जाकर देखा था, तो हमने देखा था कि जो 6 नंबर फीचर है वो था नंबर ऑफ रूम्स। तो हम लोग देख रहे थे कि जैसे ही हम इसको अपने मॉडल में, अपने कोड में इंक्लूड कर रहे थे, वैसे ही मेरी आरएमएससी और आर स्क्वायर वैल्यू बढ़ जा रही थी। तो मतलब कि ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट था। ये फीचर इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसकी वजह से हमारा मॉडल एक्यूरेसी बढ़ जा रही थी। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स थे 13, ठीक है, टोटल कॉलम्स थे 13, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो 13 कॉलम्स थे वो 13 के 13 इंपॉर्टेंट हो। ये चीज हमारे पास कभी जरूरी नहीं होगी। अभी हम लोग 13 से 20 कॉलम पे काम कर रहे हैं। मैं एक डेटा सेट देख रहा था, उसमें अराउंड 1061 कॉलम्स थे। तो जब 1061 कॉलम्स हैं, तो आप इतने ज्यादा कॉलम्स के ऊपर काम नहीं करना चाहोगे कि सबको एक्सप्लोर करो, सबको देखो। तो हमारे पास ये चीज प्रॉब्लम रहती है कि जितने भी हमारे पास फीचर्स हैं, नॉट ऑल फीचर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे है कि जैसे हम लोग वही पुराना वाला एग्जांपल देख रहे थे कि हमें किसी की हाइट प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है, प्रॉब्लम है मेरे पास कि भैया कि प्रिडिक्ट हाइट फ्रॉम फीचर्स। ठीक है, फीचर्स है मेरे पास। वो फीचर्स मेरे पास क्या क्या है? वेट, हेयर कलर, ठीक है, हेयर लेंथ, स्किन कलर, जेंडर, कंट्री। ठीक है, ऐसे मान लो मेरे पास ऐसे छह फीचर्स हैं। तो ये हाइट बताने के लिए, मेरी प्रॉब्लम अभी क्या है, मेरी प्रॉब्लम एट हैंड है कि मुझे हाइट बतानी है। तो ये हाइट बताने के लिए इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा हो सकता है? सर हाइट बतानी है आपको ना? हाँ, ये वेट हाँ, और कंट्री। वेट मेरा सर काफी, जेंडर, हाँ, अब सब हो सकते हैं, लेकिन जैसे हेयर कलर, हेयर लेंथ और स्किन कलर ये तो नहीं होंगे नहीं। जनरली। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब हाँ कि सर। इनसे उतना ज्यादा रिलेशन नहीं है।
सबसे ज़्यादा रिलेशन वेट का होता है कि भाई जिसकी हाइट ज़्यादा होती है उसका वेट भी ज़्यादा होता है। मतलब कि एक जेनरिक वो है कि अरे सर, नहीं सर, मेरी दादी हैं, वो बहुत छोटी हैं। वो मगर थोड़ा वेट है उनका, मगर हाइट नहीं है नहीं, ज्यादा। थोड़ा वेट होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे जिसका 110 किलो है तो नहीं मेरे ख्याल से उनका 110 तो नहीं होगा। नहीं, मगर होगा, मतलब 80 से तो ऊपर ही होगा, मगर हाइट नहीं है सर। तो ऐसा हाँ, मैं हम्म, ये नहीं कर रहा, ये एक जनरल है कि अगर आप सबके प्लॉट करोगे हाइट और वेट का तो आपको एक लीनियर एवरेज रिलेशनशिप मान मिलेगी है। बढ़ते हुए। हाँ, एकदम परफेक्टली लीनियरली नहीं मिलेगी, क्योंकि नीचे भी कुछ ओवरवेट होंगे, ऊपर भी कुछ मॉल न्यूरिश्ड होंगे, कि जिनकी हाइट ज़्यादा होगी लेकिन वो लोग खाना नहीं खाते होंगे, या फिर खाना लगता नहीं होगा, तो वहाँ मॉल न्यूरिश्ड होंगे, वो होंगे। लेकिन एक जेनरिक ट्रेंड यही रहता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे आपका वेट भी बढ़ता जाता है। सर कंट्री का भी हो सकता है। हाँ, हाँ, कंट्री भी हो सकता है। वो तो स्किन कलर भी हो सकता है कि जो ज़्यादा गोरे हैं वो ज़्यादा लंबे होंगे। नहीं 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 सर, ये क्यों नहीं कैसे हो होता है? सकता है? चलो एक ये इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाते सर जाते जितने आप नीग्रो देखोगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, डेनमार्क और वो जो जो आर्कटिक पॉल के पास है, उन सब की हाइट लंबी है। करेक्ट, बट सर जो नीग्रो है ना, वो भी हाँ, उधर अफ्रीका के जो है वो भी लंबे हैं। उनकी भी हाइट लंबी है। हम्म, तो वो इक्वेटर से पास होते हैं वो भी। हाँ, इक्वेटर से पास जापानी होते हैं। जापानी आ, थोड़े कम हाइट के रहते हैं शायद। हाँ, जापान और चाइना की हाइट कम रहती है, वो थोड़े से इक्वेटर दूर होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप इक्वेटर से क्या पास हो, या आर्कटिक क्या कहते हैं इसको, हाँ आर्कटिक सर्किल। आर्टिक सर्कल। हाँ, हम्म आर्कटिक सर्किल है, उससे कितने पास हो, कैसे क्या है, तो मतलब ये सब इफेक्ट करता है। अभी हम बात कर रहे थे एक सिंपल जनरल की, एक हाँ जनरल लॉजिक की, कि हाँ भाई वेट के हिसाब से, मतलब हाइट हाइट वेट के साथ बढ़ता जाता है, या फिर सर लेकिन ये वैसे ना ये लॉ कहाँ से आ गया कि ये बड़ा अजीब सा है। मैं काफी टाइम सोचता रहा और मैं थोड़ा कि आपके भी ऐसे है ये इक्वेटर से दूर जाओ, तो लेकिन मतलब ये वैसे आपने कह दिया या सच्ची में ऐसा तो नहीं है ना? क्या चीज़ कि इक्वेटर से मतलब दूर जाओ तो हाइट लंबी रहती है। वरना गौरव सर जाएंगे बढ़ेगी वापस। हाँ। हाँ, नहीं, इसका नहीं नहीं सर यार मेन रीज़न ये वो नहीं है, इक्वेटर नहीं है मेन बेस से रीज़न। है। हाँ, जो एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इक्वेटर की तो बात हटा दो, अभी बात करते हैं यूरोप की कंट्रीज की। ठीक है, तो यूरोप में क्या हुआ कि वहां पर जीने के साधन ही नहीं थे। मतलब जैसे हमारे यहाँ इधर गंगा बह रही है, इधर खेत उग रहे हैं, मतलब कि एकदम उपजाऊ जमीन है, ना कोई पहाड़ है ना कुछ है। ठीक है, पानी आ रहा है तो हम लोग आराम से जी सकते हैं, दाना डाल दो पेड़ अपने आप उगाएगा, उसको अपने आप खा लेंगे। तो हमारे यहाँ जो हमारे ही साइड में लाइफ काफ़ी इजी थी, जो चीज़ यूरोप में नहीं थी। यूरोप में क्या था कि वहाँ पर धूप नहीं आती, 6 6 9 9 महीने ठंडी रहती है। ठीक है, खाने के लिए ना वहाँ पर पानी है था, कि मतलब कि यहाँ पानी बह रहा हो तो देखे चलो ठीक है, तो ना पानी है ना धूप है। तो लोग वहाँ पर इवॉल्व हो गए इसी चीज़ को लेकर कि भाई कि हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो वो सरवाइव करने के लिए उनकी बॉडी भी वैसी ही बन गई। ठीक है, हमारे यहाँ हमारी बॉडी वैसे रह गई, क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी ना। जब हमको कहीं पेड़ से लटकना नहीं पड़ा, जब हमको कहीं कुछ काम नहीं करना पड़ा, तो हम आराम से ढीले होते गए। तो हमारी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही कि हम इवॉल्व हों उस सेंस में, जो कि यूरोप वालों को करना होना पड़ा। नॉनवेज खाना पड़ा, लेकिन उगाओगे क्या, तो खाओगे कुछ ठीक से। तो इसीलिए वहाँ पर कि वो उनकी जो बॉडी बिल्डिंग हुई है वो इवोल्यूशन की तरह कहा जाता है। और हमारी जो हुई है वो ही है कि भाई हमें कभी कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी। भगवान उतरे तो बनारस से, जाएंगे भी देखो कहाँ से। तो ये चीज़ें हैं कि द्वारका जाएंगे। हाँ, द्वारका जाएंगे, जाएंगे भी यहीं से, आए भी यहीं पे थे, वहाँ पर कुछ था ही नहीं, तो हम लोग को कभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये मेन वही डिपेंड करता है कि अब अफ्रीका अफ्रीका साइड में भी यही रहा कि भाई कि काफ़ी दिक्कत रही। पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट तो उनका वो है, एक रेगिस्तान।
टाइप का। ठीक है, जहाँ जहाँ पर नदियाँ गई थी वहीं पर थी, वही नील नदी और यहाँ पर फराज और सर ये आग। जापान वाले क्यों रह गए सर छोटे? पढ़ो, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ो, जीनोमिक्स पढ़ो, मुझे भी आइडिया नहीं है, बट होगा कुछ, होगा कुछ, मतलब ये इवोल्यूशन बहुत ही प्यारी चीज़ है। अच्छा सर, मेरे माइंड में अच्छा, पता है क्या आया, जैसे पंजाब के लोग तो काफी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन उसके साथ हिमाचल है, वहाँ छोटे छोटे हो जाते हाँ, हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो उनका थोड़ा तो सा वो भी फर्क कहा है। जाता है ग्रेविटी की वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, कि पंजाब वाले उसमें नहीं रहते ना, मतलब पहाड़ पे नहीं है। हिमाचल वाले सर्दी सभी में पहाड़ छोटे हो हैं। जाते हैं थोड़े। हाँ, ये चीज़ होती है। सर्दी में क्या छोटे हो जाते हैं, ये चीज़ होती है कि जब आप लेटने जाते हो और तब आपकी हाइट अराउंड एक 1.5 इंच कम हो जाती है, मतलब कि सोने जाते हो तो कुछ ऐसा लगे। ग्रेविटी व्रेविटी का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं। अभी हम लोग जेनरिक नॉलेज की, जो जनरल नॉलेज होती है, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी हम लोग रिसर्च वाले पे नहीं जा रहे हैं। कि तो जैसे वेट हो गया, जेंडर हो गया, कंट्री हो गया, कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। स्किन कलर भी एक फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि जिनकी डार्कर स्किन है, जैसे अफ्रीका वाले हो गए, तो मतलब कि तो उनकी हाइट ज़्यादा होती है। बट वो चीज़ हमें जेंडर कंट्री से भी मिल सकती है, और जेंडर से तो नहीं मिलेगी, बट हाँ, कंट्री से वो चीज़ मिल सकती है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास 6 फीचर थे, 6 में से 4 फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, 4 फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, ये जो फीचर्स इंपॉर्टेंट थे, इनमें भी एक लिस्ट बन सकती है क्या, कि मेरे हाइट प्रिडिक्ट करने के लिए इनको भी हम इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो होगा, जो मतलब कि जो हाइट बताने में सबसे ज़्यादा कारगर होगा, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद उसके बाद वाले को। तो अभी जो मैंने ऑर्डर लिखा है, तो ये ऑर्डर एक तरह से हो सकता है। ठीक है, कि मतलब वेट, जेंडर, कंट्री, स्किन, आपकी हाइट बताने के लिए ये चीज़ काम हो सकती है, और इसी को हम लोग कहते हैं फीचर इंपॉर्टेंस। अच्छा, इसको निकालने की जरूरत क्या पड़ी, कि इसकी वजह से हमें समझ में आता है कि हमारा मॉडल कैसे काम कर रहा है। जैसे याद करो कि जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि मान लीजिए आपकी सेल्स है, वो है 10 इंटू रेडियो प्लस 10 इंटू पेपर प्लस 300 इंटू टीवी। मेरा मॉडल ये आ रहा था। ठीक है, तो ये अभी फीचर की बात नहीं है, ये है मेरा कि ये मेरे पास फीचर्स थे, रेडियो, पेपर और टीवी, कि उनसे कितनी सेल हो रही है। तो अब इसमें इस मॉडल के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट आया था, वो आया था कि टीवी है, कि टीवी मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। टीवी की वजह से मेरी जो सेल्स होती है वो 300 गुना बढ़ जाती है, 300 टाइम्स बढ़ जाती है। अगर मैं 1 यूनिट अपना टीवी में बढ़ाऊंगा, तो मेरी सेल्स 300 यूनिट बढ़ जाएगी। तो इससे हमें मॉडल की काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल गई थी। हमें नॉलेज मिल गई थी कि हमारी जो सेल्स मशीनरी है वो कैसे काम करती है। फिर हमने निकाला था कि अगर हम उतना ही पैसा रेडियो पे लगाएंगे, तो हमारी सेल उससे 10 गुना ज़्यादा होगी जो टीवी से होगी। तो ये सब चीज़ें हमें सोचने के बारे में, बिजनेस डिसीजंस लेने के बारे में, ये सब चीज़ें हमें फ़ायदा करती हैं। तो ऐसे ही अगर आपको फीचर इंपॉर्टेंस मिल जाए, अभी हमने जो इसमें सेल्स में किया था, ये फीचर इंपॉर्टेंस नहीं थी, ये थी कि मॉडल इंटरप्रिटेबिलिटी, कि मॉडल क्या बताना चाह रहा है, कि आपके डेटा से उसने क्या चीज़ पाई है। हम बात कर रहे हैं फीचर इंपॉर्टेंस की, कि जो आपके पास फीचर्स हैं उनमें से कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमें वही पता चलता है कि हमारा मॉडल कैसे काम कर रहा है, या कैसे काम कर सकता है अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पर हमें अगर मैंने कुछ किया, तो मुझे पता चल जाए कि वेट, जेंडर, कंट्री, स्किन में वेट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, तो मैं चाहूँगा कि वेट को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ, या फिर कहीं पर भी मेरे पास कोई काम होगा हाइट बताने के लिए, तो वहाँ पर मैं वेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। या फिर अपनी रिपोर्ट में बता सकता हूँ कि फ्रॉम आवर एनालिसिस वी हैव फाउंड दैट वेट इज हाईली कोरिलेटेड टू द हाइट।
तो ये फीचर इंपॉर्टेंस निकालना जरूरी होता है। जरूरी क्या होता है? अच्छा, अभी यहाँ पर मेरे पास 6 थे, तो 6 में से 4 मेरे पास आ गए, 2 मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास टोटल तो शुरुआत में 6 कॉलम्स या 6 फीचर्स, अब मेरे पास कितने हैं? 4 फीचर्स। तो मेरी जो कंप्यूटेशन है वो भी तो कम हो गई, मेरा जो मॉडल ट्रेन होगा वो जल्दी ट्रेन होगा, क्योंकि मैंने चार रखे हैं, 2 हटा दिए मैंने। तो ऐसे ही जब मेरे पास 1061 है, जहाँ पर मेरे पास 1061 फीचर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर मैं 600 फीचर्स हटा दूँ, टोटल मेरे पास 400 ही बचे हैं, तो मेरी कैलकुलेशन है वो भी फास्ट हो जाएगी, और हमें समझ में आ जाएगा कि यार हमारे यहाँ 1061 कॉलम्स तो हैं, बट इनका कोई यूज़ नहीं है। जैसे मोबाइल का प्राइस बताने में चार्जिंग का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको रखूँ ही क्यों? कलर का कोई मतलब सर नहीं है। ये बस ऐसा ह्यूमन डिसीजंस हो गए ना। नहीं, मॉडल भी बता सकता है आपका, बट हाँ ह्यूमन डिसीजन अलग हम लोग देख सकते हैं, हम लोग को देख के फिर हमें अपने मॉडल को और एनहांस करना पड़ता है। प्रोसेसर क्या कह रहे थे अभिषेक? सर मोबाइल की प्राइस बतानी है तो वो प्रोसेसर के थ्रू बता सकते हैं ना। हाँ, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि क्या चीज़ बेकार है। जैसे कैमरा सेंसर साइज हो गया, 3G 4G 5G साइज भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, प्रोसेसर भी चाहिए, बट चार्जिंग और कलर से चार्जिंग प्राइस का पर भी तो उतना इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है कैसे? सच। सर वो जो 2500 मेगावाट के चार्जर आते हैं, एक 5000 नहीं नहीं, मेगावाट का चार्जिंग चार्जर आता है। पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट। तो अभी अच्छा अच्छा सबके में, अच्छा। पहले सबके में माइक्रो यूएसबी आते थे, अभी सबके में क्या आते हैं? वो आपका टाइप सी आता है, या फिर मतलब कि अभी तो टाइप सी आने लगे सारे उसमें। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइज हो गया, तो मैं चार्जिंग पोर्ट मेरा कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि फीचर इंपॉर्टेंस से हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं, कि पहला क्या चलता है कि हाउ माई मॉडल इज बिहेविंग, कि मैं अपने मॉडल को समझ तो सकता हूँ, नहीं तो जो मैं शुरुआत से कहता हूँ कि ये ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है, डेटा दे दो आउटपुट आ जाएगा, काम खत्म हो गया, तो वो एक अच्छी बात नहीं है उतनी। तो हाउ माई मॉडल इज बिहेविंग, और दूसरा हो जाएगा कि क्या कहने जा रहा था मैं, ठीक है, कि मेरा मॉडल कैसे काम कर रहा है, और दूसरा ठीक है चलो मैं भूल गया, कैन आई रिमूव सम फीचर्स। क्या आउटपुट आएगा शायद। नहीं आउटपुट नहीं, मतलब आउटपुट तो जो आएगा ठीक है, मतलब क्या फीचर्स हो सकता है कि अच्छा, हाउ माई मॉडल इज बिहेविंग एंड विच फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट, तो फीचर इंपॉर्टेंट मुझे ये बता दे। ठीक है, अभी के लिए हमारे लिए यही है कि हाउ मॉडल इज बिहेविंग। ठीक है, तो अब ये फीचर इंपॉर्टेंस निकालते कैसे हैं? ठीक है, तो ये फीचर इंपॉर्टेंस निकालते कैसे हैं? तो अभी तक हम लोगों ने जो एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं, तो उसमें लीनियर रिग्रेशन इस चीज़ को बताता है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के एसके-लर्न वाले में नहीं, जैसे हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन एसके-लर्न से पढ़ा था, ऐसे ही एक पैकेज और है साइपाई का है, जिसमें भी लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है, उसमें भी उसमें OLS करके है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स करके एक मेथड है। जब आप ये लगाओगे तब आपके पास जितने भी कॉलम्स होते हैं ना, तो ये हर कॉलम्स के बारे में एक वैल्यू बताता है, पी वैल्यू। ठीक है, पी वैल्यू जैसे मान लो लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ रूम्स थे, ठीक है, पेरेंट प्यूपिल टीचर रेशियो था बोस्टन वाले में, और था कि डिस्टेंस टू सेंटर था, और ऐसे जो भी थे, तो ये इन सब की पी वैल्यू बताता है। तो पी वैल्यू असल में एक स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू बड़ी है, अगर पी वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब है कि वो फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर पी वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब है कि फीचर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी पी वैल्यू 0.005 से छोटी है, जनरली हमारा यही होता है कि 0.05 से छोटी है वैल्यू बिग, या फिर ग्रेटर देन 0.05 तो फीचर नॉट इंपॉर्टेंट, लेस देन 0.05 तो फीचर इंपॉर्टेंस है। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर ये चीज़ बता सकता है।
बट इससे ज़्यादा वो उतना नहीं बताता है। उससे ज़्यादा हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग देखते हैं खाली अपने लीनियर रिग्रेशन में जो भी मेरे कोएफिशिएंट्स होते हैं उनकी वैल्यू को देखकर, ठीक है। लॉग अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एक्सजी बूस्ट, ये जब जितनी भी ट्रिक्स हैं ये सब हमारी फीचर इंपॉर्टेंसेस बताती हैं कि क्योंकि आप इनको एक बार लगा लोगे तो तुरंत आपको बता देंगे कि आपके डेटा सेट में ये कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉर्ट करके बताती हैं। और एसक्यूएल का एक फंक्शन है वो सीधे हमें बता देता है। हम लोगों ने जो अभी एक पढ़ी है KNN, तो KNN नहीं बताती है, KNN के लिए कोई मतलब ही नहीं है उसमें, ठीक है। मतलब कि KNN के इनबिल्ट एसक्यूएल का कुछ नहीं दिया गया है आपका, आप उसे यूज कर सकते हो बताने के लिए बट कोई इनबिल्ट करके नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मान लो कि आप कोई ऐसा मॉडल यूज कर रहे हो जहां पर ये फीचर इंपॉर्टेंस आपको नहीं मिल रही है, तो आप क्या ट्रिक यूज कर सकते हो कि जिससे आपको पता चल जाए कि मेरे कौन कौन से कॉलम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, और ये काम हम लोग कर चुके हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है बैकवर्ड, एक होता है फॉरवर्ड। तो पहला चीज होता है फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन, ये काम हम लोग कर चुके हैं, बस उसके नाम से हमने नहीं देखा था, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास F1, F2 एंड सो ऑन Fn इतने फीचर्स हैं, ठीक है। हमारे पास इतने फीचर्स हैं, ये F1, F2, F3, Fn मेरे कॉलम्स हो गए उसके, मेरे डेटा सेट के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास डेटा सेट आएगा, तो मान लो कि मेरे पास कोई भी डेटा सेट आया, डेटा को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, किसमें, ट्रेन में और टेस्ट में। ये करना जरूरी है, नहीं तो हम लोग जिस पर ट्रेन कर रहे हैं उसी पर हम लोग सीख लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पहले सिर्फ एक फीचर लेते हैं, एक फीचर मतलब एक कॉलम लेंगे हम लोग अपना एक मॉडल बनाएंगे, ठीक है। हम लोग अपना मॉडल बनाएंगे सिर्फ F1 के साथ, सिर्फ F1 के साथ जगाएंगे। इसके साथ हम लोग ट्रेन एक्यूरेसी निकालेंगे और ट्रेनिंग कराएंगे और टेस्ट की एक्यूरेसी निकालेंगे, ठीक है। मान लो ये मेरे पास आ गई A1 आ गई। फिर हम लोग दूसरा बनाएंगे मॉडल, अब खाली F2 के साथ, फिर हम लोग इसे ट्रेन कराएंगे और टेस्ट एक्यूरेसी निकालेंगे, आ गई A2, ठीक है। सिमिलरली हम लोग F3 के साथ, F4 इंडिविजुअली, सब में अकेले अकेले सबके साथ हम लोग अपना कराएंगे और हमारी एक्यूरेसी आती जाएगी। और आखिरी में हम लोग एक बनाएंगे Fn के साथ, इसके साथ भी ट्रेन टेस्ट करेंगे, मेरे पास एक्यूरेसी आ जाएगी A। अभी देखो, अभी हमने क्या किया, अभी हमने अपने सारे मॉडल एक एक करके बनाए हैं। तो मेरे पास यहां पर n फीचर्स थे, तो मेरे पास n एक्यूरेसी आ गई है, ठीक है। n फीचर्स के करस्पॉन्डिंग n एक्यूरेसी मेरे पास आ गई है। अब इसमें से मान लो कि मेरे पास A3 आ गई है, कि A3 है बेस्ट एक्यूरेसी, क्योंकि सबकी वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में, सारी एक्यूरेसी की वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में। तो मान लो A3 में मेरे पास हाईएस्ट आई, बाकी सब में 50, 70 ऐसे आ रही थी, A3 में मेरे पास 75 आ गई, जो कि हाईएस्ट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर A3 मेरे पास बेस्ट है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फीचर 3 था, जो F3 था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इससे साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि अगर मेरी A3 एक्यूरेसी बेस्ट आई है तो इसका मतलब जो है कि जो मेरा तीसरा फीचर था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सिर्फ उसी को इंक्लूड कर लेने से, सिर्फ उसी फीचर को इंक्लूड करने से मेरी जो एक्यूरेसी आई है वो बाकी सब फीचर से सबसे ज्यादा आई है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, सब इम्पोर्टेंट है F3। तो F3 इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह मेरे पास पता चल गया कि F3 इज बेस्ट, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी वो बेस्ट है,
मगर एक्यूरेसी तो ज्यादा आनी नहीं चाहिए, क्यों? गड़बड़ है सर। आपने तो बताया था ना एक्यूरेसी तो वो ज्यादा नहीं KNN आनी में चाहिए। था, नहीं, वो कहीं सिर्फ पर नहीं था। KNN मैंने में कहा था। था कि अगर आप लोगों से वेट क्यों लिया है, मैंने कहा कि अगर 100% आए तो चौकन्ने हो जाओ। मैंने ये अच्छा कभी नहीं कहा अच्छा। कि अच्छी आ नहीं सकती है। भाई अच्छी क्यों नहीं आ सकती है? जो एमनेस्ट डेटा सेट्स हैं अभी जो काम करोगे उन सब पे 100% आएगी, 99% आएगी। तो चौकन्ने हो जाओ कि देखो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। और अगर उसी प्रॉब्लम पर वर्ल्ड में किसी पर एक्यूरेसी सबकी सबसे बेस्ट एक्यूरेसी है किसी रिसर्च पेपर की 80%, और आप उस पर 95% ले आ रहे हो, तो फिर वापस चौकन्ने हो जाओ कि आपने कैसे 15% का जंप ले आया। तो चेक करो ये सब चीजें। ऐसा नहीं है कि आनी नहीं चाहिए, आनी चाहिए। चौकन्ने होकर देखो और शायद आपको अपनी प्रॉब्लम दिख जाए। ऐसा नहीं कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एमनेस्ट वाला डेटा सेट है उस पर 99% बिना कुछ काम किए आ जाती है न्यूरल नेटवर्क लगाकर। बट अभी ये स्टैंडर्ड बन चुका है, तो सबको पता है कि 99% आ रही, कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, मतलब इट्स नॉर्मल, उस पर आ जाती है उस डेटा सेट पर। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या था कि जो एक्यूरेसी मेरी बेस्ट आई है 10 में से, मतलब कि 10 कॉलम्स थे, सबको मैंने अलग अलग लेकर मॉडल बनाया। तो अगर मेरे पास मान लो जो मॉडल था, मेरे पास था वेट, ठीक है, और स्किन कलर, कंट्री, ठीक है, जेंडर। तो अगर मैंने इन सब से मॉडल बनाया खाली एक एक कॉलम लेकर, तो मान लो मेरे वेट पर मेरी पास एक्यूरेसी आ गई है 75%, ठीक है। बाकी सब पे मेरी आई है 52%, 51%, 53%। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई वेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीचर है। अब मेरे पास F3 आ गया है, मतलब कि अब मेरे पास F3 आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, अभी मेरे पास जो 6 फीचर्स थे, 6 में से खाली एक आया मेरे पास। मुझे तो पूरी लिस्ट बनानी है ना कि इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस, कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, फिर उसके बाद कौन सा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर से ऊपर वाली प्रोसेस शुरू करूंगा। अब मैं नए मॉडल्स बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा मैं F3 और F1 के साथ। अब मैं 2 कॉलम्स लूंगा, फिर मैं ट्रेन टेस्ट करूंगा। फिर मेरे पास मान लो यहां पर एक्यूरेसी आ गई A1, ठीक है। सेम प्रोसेस को मैं रिपीट करूंगा, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक कॉलम की जगह हर बार 2-2 कॉलम आ रहे हैं। मेरा हो जाएगा F3 F2 मॉडल F4, सॉरी F3 F4, क्योंकि F3 F3 नहीं लूंगा मैं, एक कॉलम को 2 बार नहीं ले सकता हूं, ठीक है। इसके साथ भी ट्रेन टेस्ट, इसके साथ भी ट्रेन टेस्ट। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर आ गई A2 A4 एंड सो ऑन, 6 तक है, मेरा 6 तक जाएगा। अब मेरे पास बेस्ट एक्यूरेसी आती है मान लो कि A4 में। मेरे पास 6 हैं, A1 A2 A4 A5 A6, ठीक है। 6 फीचर्स थे, 6 के मैंने सबके एक्यूरेसी निकाली, तो A4 मेरा बेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि F3 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है F4। F3 हमने पिछले इटरेशन में निकाल लिया था, F4 हमने अब निकाल लिया, क्योंकि A4 मेरा बेस्ट आया है। तो अब F3 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है F4। तो मेरी जो फीचर इंपॉर्टेंस की लिस्ट बन रही है, तो सबसे ऊपर है F3, फिर है F4, सॉरी। सर हाँ ये ना जैसे हमें F1 F2 F3 और F4 मिल गए, तो हम हाँ फिर F5 F6 को देखेंगे क्या? हाँ, मतलब हमें कितने हम चाहिए सब होते हैं इसमें? जितने कितने चाहिए होते नहीं, आप पूरी लिस्ट बना लेते हो, उसके बाद आप उसमें से टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 100 चूज करोगे। लिस्ट आप सबकी बनाओगे, ठीक है। तो आप पूरा F6 तक जाओगे, फिर आप उसके बाद उसकी लिस्ट बनाओगे, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जब मैंने पहले F3 निकाला था इंडिविजुअली करके, तो मुझे लगा कि F3 अच्छा है, तो अब मैं क्यों नहीं यहां 2-2 के मॉडल में क्यों बना रहा हूं, मैं वापस से सिंपल F1 F2 F4 F5 F6 इनके इंडिविजुअल मॉडल्स बना लूं। या फिर जो मैंने ऊपर एक्यूरेसी निकाली थी पहले वाले केस में, मेरे पास थी A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो मेरे पास ये आ गई थी बेस्ट, ठीक है। ये मेरे पास बेस्ट आ गई थी। अगर मैं इसी को सॉर्ट कर दूं, तो मान लो मेरे पास आ गई क्या, A3 A4
A1 A2 A5 A6, इसी को मैंने सॉर्ट कर दिया सिंपल। तो ये मेरी बेस्ट एक्यूरेसी आ गई थी। तो अगला इंपॉर्टेंट फीचर है A4, मतलब कि F3 है, F4 है अगला इंपॉर्टेंट फीचर। तो मुझे बार बार मॉडल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो इसका रीजन है कि नहीं, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि पहले आपने इंडिविजुअली एक एक निकाला था, अब आप F3 के साथ F4 को निकाल रहे हो, इसलिए आप एक्यूरेसी निकाल रहे हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके पास एक फीचर्स है एरिया इन स्क्वायर फुट, ठीक है, और एक फीचर है आपके पास नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स और एरिया इन स्क्वायर फुट। तो हम जानते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ रूम्स होंगे उतना ही उसका एरिया बड़ा होगा। ठीक है, तो ये दोनों कोरिलेटेड है, ये दोनों कोरिलेटेड है। तो अगर हम ये वाला काम करेंगे कि सबको इंडिविजुअली लेकर सॉर्ट कर लेंगे, तो ये दोनों मेरे अगल बगल आएंगे, क्योंकि ये दोनों कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम वो वाला काम करेंगे कि हम दो F3 के बाद फिर F1 के साथ फिर इसकी मॉडल की टेस्ट एक्यूरेसी निकालेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो आप देखोगे कि इसमें ये दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, ये बहुत लोअर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो कोरिलेटेड है, तो उससे एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ेगी नहीं। अगर आप दोनों को साथ में ले लोगे, तो मान लीजिए पहले आपकी 70% एक्यूरेसी आ रही थी इंडिविजुअल के साथ, खाली एरिया इन स्क्वायर फुट के साथ, ठीक है, तो आप पाओगे कि आपके पास नंबर ऑफ रूम्स के साथ आपकी 71% एक्यूरेसी आ जाएगी, 1% बढ़ेगी, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए हम पहले सिंपल F1 F2 F3 सबके साथ इंडिविजुअली करते हैं, उसके बाद फिर हम ऐसे F3 आ गया तो F3 F1 F3 F2 F3 F4 F3 F5 इनके साथ करेंगे। फिर जब मेरे पास दो हो जाएंगे, जब मेरे पास इसमें से कोई आ गया, तो मान लो F3 F4 आ गया, फिर हम करेंगे F3 F4 F1 F3 F4 F2 फिर F3 F4 F5, फिर हम 3-3 के साथ मॉडल लेंगे, उसकी एक्यूरेसी निकालेंगे। तो फिर जिसकी बेस्ट आएगी उसको हम मानेंगे कि वो मेरा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इस तरह मेरी लिस्ट बनती जाएगी F3 F4 F2 F1 F5 F6। इस तरह हम लोग, अगर हमारे मॉडल नहीं देता है, तब भी हम डिफरेंट मॉडल्स बनाकर अपने फीचर की इंपॉर्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अपने फीचर की इंपॉर्टेंस हम निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड सिलेक्शन। फॉरवर्ड सिलेक्शन क्यों? क्योंकि हम एक एक फीचर को ऐड करते जा रहे हैं। पहले हमने F3 बनाया, फिर हमने F2 निकाला, फिर हमने F1 निकाला, फिर F4 निकाला, फिर F5 निकाला, फिर F6 निकाला। तो एक एक करके हम अपनी लिस्ट बना रहे हैं, एक एक को चूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं अपनी फीचर इंपॉर्टेंस लिस्ट। अगर आपके पास आपका मॉडल ये काम नहीं करता है तो, बट डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब आपको अपने आप निकाल के दे देते हैं। तो हम लोग वो भी देखेंगे कि कैसे हम लोग फीचर इंपॉर्टेंस की लिस्ट बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके एल्गोरिथम में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन से हैं, तो वो हमें निकालना चाहिए। नहीं तो हमारे लिए मशीन लर्निंग खाली एक ब्लैक बॉक्स हो जाएगी कि हमें कुछ पता नहीं है इसके अंदर क्या चल रहा है। ये जो तरीके हैं फीचर इंपॉर्टेंस निकालना, फीचर सिलेक्शन करना, ये सब यही तरीके हैं कि आपको आपके मॉडल को समझने के अच्छे तरीके हैं कि आपका मॉडल कैसे काम कर रहा है। ओके, ठीक है, मीटिंग एंड हो रही है। इसके बाद हम लोग बैकवर्ड सिलेक्शन देख लेते हैं और फिर थोड़ा सा एक्यूरेसी के ऊपर और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वापस से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।